सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन बहुत अच्छा दिन होता है, जुम्मे का मुबारक दिन होता है। और आज के दिन जो है हम आपके लिए एक बड़ा स्पेशल शो लाए हैं, क्योंकि आज हम सीरियस बातें कम करेंगे, आपको एंटरटेन ज़्यादा करेंगे। और एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है पाकिस्तान में, उसकी कास्ट से भी शुरू में मिलवाएंगे। लेकिन आज जो है ना वर्दा जो है मुझे कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही है। मैं आज जितनी एक्साइटेड हूँ, मैं जितने अच्छे मूड में हूँ, मैं इतनी देर से हंसे जा रही हूँ, फिर मैं क्यों नहीं लग रही आपको अच्छे मूड में? तलहा लग रहा है सुबह को आप नाश्ता नहीं बना के आई हैं अपने बच्चों के लिए। तलहा, मेरा मॉर्निंग शो का रूटीन पिछले 6 साल से है। मेरी फैमिली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गई है इस मामले में, मेरा भी रूटीन बन गया। तो अब इस बात पे ना आप अब मेरी टांग नहीं खींच सकते। मुझे नाश्ता नहीं मिलता ना, इसलिए मैं आके अपना गम निकालता हूँ दुखड़ा आपके साथ। ये हो सकता है। नाश्ते का जिक्र आज का मेहमानों का तारुफ कराते हैं, फिर बड़ी खबर पे जाते हैं। आज का शो बहुत ही मजे का होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं, जिस मूवी का से हम आपको मिलवाने वाले हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक रियल हीरो की बायोपिक है, जिन्हें हम सब चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। और फ्रेम खुल चुका है तो आप देख चुके होंगे, और चौधरी साहब को यहाँ पे देख के आप समझ ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म चौधरी की प्रोड्यूसर नेहा लाज एंड डायरेक्टर भी हैं, और द मेन लीड द वेरी फेमस चौधरी साहब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तारिक साहब, डीएसपी हैं यहाँ रिसेंटली भी डीएसपी हैं। तारिक इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, हमारे शो को चार चांद लगाए। आपसे बड़ी हम कचहरी करने वाले हैं, गप लगाने वाले हैं, जुगत करने वाले हैं। लेकिन पहले अगर टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स को बता दें, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कराची पुलिस पर 1 दिहाई तक राज करने वाला सिनेमा घरों पर राज करने आ रहा है। सुपर कॉप चौधरी असलम की कहानी आज बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। फिल्म को पाकिस्तान में सिनेमा के नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज अहमद ने टेस्ट स्क्वाड में फिर जगह बना ली, लेकिन क्या फाइनल 11 में जगह मिलेगी? साबिक कप्तान का इंटरनेशनल करियर अहम मोड़ पर है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क है, लेकिन अपनी पत्ती खुद क्यों नहीं उगाते? हुकूमत की जानिब से कम चाय पीने की अपील के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? आज जानने की कोशिश करेंगे। और ईद कुर्बान की आमद जिलहज की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल पर बात करेंगे आलिम के बोल में। जी, तो पहले चौधरी की मती बात कर रहे हैं, इतना जिक्र हो रहा है, एक रियल लाइफ बायोपिक बनी है। आपका भी ताल्लुक पुलिस के डिपार्टमेंट से ही है। एक ऐसे बंदे का रोल करना जो आपका एक सीनियर रहा हो, जो दहशतगर्दों से लड़ा हो, जो शहीद हुआ हो, और उसको इस तरह फिल्माना, क्या एक्सपीरियंस है? और 30 साल साथ काम किया हो। एग्जैक्टली। इतना अरसा साथ काम किया, और काफ़ी तकरीबन 12-13 साल ऐसे जोशिप साथ की इस कराची में हमने। फिर गांव भी हमारा एक ही, हम एक ही जगह से आए हुए। क्या बात। इतने साल जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसका उठना बैठना चलना बात करना सारी चीज़ें हिफ्ज़ हो जाती हैं। तो वो हिफ्ज़ हो गई थी। फिर उसके बाद ये कि जब ये फ़िल्म बनाने का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई फ़िल्म बनेगी, तो फिर थोड़ा सा और उसको समझा कि यार और भी इसको अच्छा तरीके से करना चाहिए। फिर ट्रेनिंग ली नापा से, मैंने 3-3.5 महीने की एक्टिंग ट्रेनिंग, क्योंकि थोड़ा पुलिस का काम हो रही है, डिफरेंट है। नापा इज़ द बेस्ट। तो हमारा टीचर साद एक आता था, वो ज़ारा आबिद एक शहीद हो गई, मॉडल थी हमारे, वो और मैं उसके स्टूडेंट थे। तो ज़ारा तो फिल्म में थी लेकिन वो बेचारी शहीद हो गई। तो वो ट्रेनिंग लेने की वजह से ये समझ में आई कि अदाकारी के अंदर के किस तरह लाइट लेनी है, कैमरा लेना है, कहाँ रुकना है, किस तरह बात करनी है। तो चौधरी तो हम पहले थे, तो फिर ये शोबिज़ वालों की ट्रेनिंग करके तो बस अल्लाह ने किया, बड़ा अच्छा काम हो गया। कोई प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश आ रही है, तो वो ख्वाहिश ये आ रही है कि एक डायलॉग आपके मुंह से चौधरी साहब का, सुबह का वक्त है, हाँ, एक सुबह तो लोग नमाज पढ़ते हैं, आपकी सच में खुश जानी है। समझे ना, चौधरी साहब का वो जो डायलॉग होता था, एक फेमस डायलॉग, बचोई साहब का जो ये मशहूर, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, जो डायलॉग था, तुमने शहर के मुंह में हाथ डाला है।
मेरा यहाँ पे एक सवाल है बहुत जो ज़रूरी है, मैं पूछना चाहूँगी कि नेहा से मेरा ये सवाल है और आपसे भी कि इतनी रिजेम्बलेंस, पहली चीज़ कैसे कि गेटअप तो एक हुआ है लेकिन वैसे भी अगर आपको एक थोड़ा देखें तो रिजेम्बलेंस काफ़ी आती है। तो नेहा, आपने जिस वक्त आप मूवी कास्ट कर रही थी तो आपने पहले सोचा था या देख के एकदम से जहन में आया कि नहीं चौधरी साहब का रोल यही प्ले करेंगे, या कुछ ऑडिशंस वगैरह हुए, कैसे हुआ ये? जब मुझे परमिशन मिल गई थी भाभी की तरफ से, एनओसी और आईजी साहब की तरफ से, तो हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तारिक साहब मेरे साथ ही थे। तो मुझे इतने मैसेजेस आए इनबॉक्स में, जितने भी क्राइम रिपोर्टर थे तारिक साहब को और चौधरी साहब को जानते थे, कहते आप तारिक साहब को कास्ट करें। फिर मैंने इनसे कहा तो मुझे अम्मा कहते पागल तो नहीं हो गई है तू, मैं एक्टिंग करूँगा? तो ये मान ही नहीं रहे थे। तो खैर जैसे तैसे करके राज़ी किया, फिर उसके बाद क्लासेस के लिए राज़ी किया, तो फाइनली ये प्रोडक्ट आया। मूवी बनाने का ख्याल कैसे आया, ये तो बताएं आप। हम लोग साथ में ही हमने ज़्यादातर टाइम साथ गुजारा है। तो तारिक साहब ने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि चौधरी के ऊपर ना मूवी बनाएंगे। उस वक्त मजाक था हमारा ना। और ये कितने अरसा पहले की बात है, मुझे यही बताएं। तकरीबन ये 2014, क्योंकि जनवरी 9 को उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद, क्योंकि ये मैंने पहली बार तारिक साहब को रोते हुए देखा था, तो कहा इस पर हम मूवी बनाएंगे। तो खैर बात ख़त्म हो गई। 1-1.5 साल के बाद मैंने बाहर थी कहीं पे, तो वहाँ पे मैंने बड़ा जिक्र सुना उनका ना, तो मैं वापस आई, मैंने कहा इस पर वाकई में चौधरी पे मूवी बननी चाहिए, क्योंकि वाकई एक वो हीरो है हमारे, हमारे और हमारे यहाँ रियल हीरोज पे बायोपिक नहीं बनती इतनी आसानी से। लोग इसको ज़्यादा कहते हैं कि बहुत ड्राई मूवी है, इतना बिजनेस मुझे एग्जैक्टली ये एक सब ने हिफ्स किया हुआ था, ये ड्राई सब्जेक्ट पे कौन काम करेगा, ड्राई सब्जेक्ट पे कौन काम करेगा। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2017 के एंड से, अब जाके कंप्लीट हुई। अच्छा, तो इतना बीच में कोविड की वजह से भी फिल्म मूवी में डिले आया, शूट रुक गई थी इसकी? ये भी एक ख़ास वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि मेरे पास कास्ट बहुत बड़ी है, एक साथ जोड़ना ना उनको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। हुसैन, शमून अब्बासी और भी बहुत बड़े-बड़े नाम, अदनान शाह, टीपू, सोहेल समीर, सबको कास्ट किया, किसी को छोड़ा नहीं आपने। आप इसकी क्या वजह थी? आप रह गए। नहीं, मैं अगली बार। तलहा कब कास्ट कर रही है नेहा, यही बता। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं सोच रही हूँ कास्ट हो गया। अच्छा, ये लियारी की साइड पे आपने गाड़ियाँ काफ़ी उड़ाई हैं और इस तरह के बहुत एक्शन सीन्स किए हैं, ये कैसे किए, इसमें कितनी मुश्किल पेश आई? मुश्किल तो तकरीबन हर जगह आई है, मगर हम तो डट जाते थे, ये तो हम तो करके ही जाएंगे। हमें थ्रेड भी हुआ, हम जब लियारी गए तब भी हमने मोबाइल्स मंगवाई, पूरा चील चौक ब्लॉक किया, 8 मोबाइल लगा के, पूरा 8 रास्ते उस जगह के, तो पूरा ब्लॉक किया और वहाँ पे शूट के आराम से गए। लियारी एक्सप्रेस पे ब्लास्ट शूट किया। थ्रेड क्यों हुआ वैसे? एनी आइडियाज आपको मालूम होगा, आप सिक्योरिटी कह रहे वालों थे से भी कि कनेक्टेड हो। मैं बता दूँ, देखिए ना बॉस, आप पुलिस जॉब के अंदर भी चौधरी साहब जिस तरीके से ऑपरेशंस करते रहे, बिल्कुल दुश्मन थे उनके। अरे अच्छे भी थे, बुरे भी थे। उनके लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए बुरे होंगे, जो हमारे लिए अच्छे हैं उनके लिए बुरे होंगे। तो लोगों के दिल में वो तो रहती है ना कुछ कि यार ये देखो हमारा फलां मुकाबले, अभी किसी के घर से कोई मारा जाए मुकाबले में, तो वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है ना, हमारा बच्चा खराब, तो फिर वो थोड़ी सी नफरत तो रहती है। अब आप पुलिस वाले हैं या अदाकार हैं? यार अभी तो मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रही मैं कौन हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं वो नहीं है, जैकी चैन की फिल्म आई थी हूँ एम आई में। अच्छा, वैसे ये बात एक बहुत एक हकीकत है हमारे यहाँ की, तल्ख हकीकत है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं हम थोड़ा सा ना एक रिजर्व जोन में आ जाते हैं। तो जब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली, और नहीं थोड़ा सा एक होता है तो जब डीएसपी साहब आए, तारिक साहब, मैंने कहा डीएसपी आ रहे हैं, अच्छा चले। लेकिन जब इनसे बात हुई तो मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि मैं एक पुलिस वाले से बात करूँ। ही वाज लाइक सो फ्रेंडली, और मुझे नेहा ने पहले ही कहा था कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो पुलिस वाले से फुल एक्टर हो गए। नहीं, अभी बड़ा चेंज हो गया। पहले देखें, पहले पुलिस जो थी 20 साल पहले वो बड़ी अनलिटरेट किस्म की, अनएजुकेटेड की, फिर लोगों का इंटरेक्शन, टेररिज्म कितना था, सब हालात ऐसे। अभी तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, चेंज आ गया है, बहुत अच्छा हो गया है, हर चीज़ ठीक हो गई है। छोटे छोटे वाक़यात जो हैं वो तो हैं और वो रहेंगे। 3 करोड़ की आबादी का शहर है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये है कि पुलिस का ऐसा इमेज है कि हम अच्छे कर के भी थक जाए ना, हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी फोरम पे। हमें कुछ, अभी मसला ये है हमारे पास, तो आप 2 आते हैं, 2 लोगों की लड़ाई हो गई या 2 लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, हमारे पास आएगा। हम मेरिट पे करें, सिफारिश पे करें, किसी तरह भी करें, तो हम एक को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। तो अगर 100 लोग आए तो 50 लोग तो वैसे ही हमारे खिलाफ हो गए। वो 50 जब अपने घर गए तो उनके फैमिली वाले 500 हमारे खिलाफ हो गए। जब वो 500 आदमी किसी शादी में गए तो 3000 आदमी किसी हाल में खुश नहीं होता। खान ने कहा। नेहा, आप लियारी एक्सप्रेस ब्लास्ट का कुछ बता रही थी, मुझे वो बताएं। वो हुआ ये था कि हमने पहले तो हम बता दिया था मोटरवे पुलिस पे कि हमारे साथ सारे लोग मौजूद थे,
तो हमने कहा थोड़ी देर में हम कर लेंगे, हमारी थोड़ी देर तो घंटों होते हैं, 6-8 सही। घंटे। शूट वालों के यही होते हैं बस। तो मैंने कहा थोड़ी देर शूट करनी, हाँ थोड़ी देर रोड बंद कर था। हाँ तो अब जब 6-7 घंटे लियारी एक्सप्रेस बन रहा तो क्या हम सस्पेंड हो जाएंगे। और जब ब्लास्ट हुआ तो वो लिटरली, क्योंकि 3 गाड़ियाँ ब्लास्ट हुई थी तो उनको लिटरली लगा कि ब्रिज तो गया, और न्यूज़ें चलने लगी थी कि लियारी एक्सप्रेस पे ब्लास्ट हो गया और धमाके की आवाज़ें, साइड पे सब लोग परेशान हो गए होंगे धुआं जो था कि रहने हम वाले भी थे। एकदम जब घर के काले हुए थे। ओहो। बड़ा खतरनाक ब्लास्ट था, आप जब देखेंगे तो बड़ा मजे का लगेगा। नहीं, वो मूवी का ट्रेलर अगर हम देखें तलहा, तो वाकई देखने में लग रहा है कि वाकई आप कोई पाकिस्तानी मूवी नहीं देख रहे, ये आपको लग रहा है कि कोई पड़ोसी मुल्क की बहुत बड़ी कोई अच्छी मूवी है। सबसे पहला ये सवाल ये हम हर डायरेक्टर से, हर प्रोड्यूसर से करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ में कहीं ना कहीं आपको ड्रामे की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आपकी मूवी में मुझे नहीं लग रही, तो मुझे फ़र्क बताएं क्या है? पुलिस वाला और ड्रामा। नहीं, ये पुलिस पे बनी है मूवी, इसमें ना सास है ना बहू है, नहीं, इसमें ना नंद लव है। ट्रायंगल है। ये बात कर रहे हैं एज अ फ्रेम के तौर पे ना, कि जब हम फ्रेम खोलते हैं वो इतना, Cinematography। हाँ एग्जैक्टली, तो हमने ज़्यादातर रियल लोकेशंस रखी हैं, और मैं बोलती थी फ्रेम बड़ा खोलो, कितने पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो मैंने कहा तुम्हारी जेब से तो नहीं जानने, लगाओ। यही सवाल था मेरा अगला नया, यही सवाल था, कितना पैसा लगा? 8 क्रॉस कर दिया। 8 क्रॉस कर दिया आपने, तो ये अल्लाह करे आपकी जल्द से जल्द निकल भी आए वापस। इससे मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई। नहीं लगाई है? नहीं। वेरी गुड। अगर पैसे लगाना के लिए अगर मैं होती ना कि पैसे कमाऊंगी, तो ये फिल्म मैं बना नहीं पाती। सही। मैं इसमें बहुत नुकसान हुआ है मुझे, थोड़ा नहीं इतना नुकसान हुआ है, और इतनी ओवरशूट हुई है कि आपकी सोच है। तो जैसे तैसे संभाला है, अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। ऑडियंस बताएगी इंशाल्लाह सिनेमा में कि क्या। देखिए ना, पहली फिल्म है इनकी जी पहली फिल्म है हमारी जी, और हमारे पास तकरीबन पहला प्यार है। 19 डीएसपी ओरिजिनल है जिन्होंने इस फिल्म में काम वाओ, किया, तो उनकी भी पहली फिल्म है। क्या बात है। तो पुलिस डिपार्टमेंट तो मुझे यकीन है कि सब जाएगा सिनेमा में एक एक फर्क देखेगा। तो कितने जवान है हमारे पुलिस में डीएसपी साहब? बस हमारे तकरीबन 40,000 के करीब। तो 40,000 टिकटें तो आपकी बिक गई है। नहीं, ये तो कराची की बात है। कराची की बात है। वैसे तो तकरीबन 3.25 लाख पूरे पाकिस्तान में लोग देखेंगे। चौधरी साहब की जिंदगी, क्योंकि उस दौर में हम भी खबरें पढ़ रहे थे और हम देखते थे कि क्या हो रहा था, एंकरिंग कर रहे थे, तो चौधरी साहब बड़े एक्टिव होते थे। हर दिन उनकी जिंदगी का एक है। हाँ ऐसा ही है। इतना है कि मैं सोची थी क्या काटूं। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल आपसे था कि आपने किस तरह कट किया, आपने कौन सी चीजों को कट किया। दिस वाज बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए। आपके मैं एक बात बताऊं, जब हमने ये सोचे, ज़ाहिर है मैं सब लिखवा तो मैं ही रहा था कि ये किस्सा हुआ है। आपके बोल टीवी का ही राइटर है जुनैद, जीशान जुनैद, तो उसको साउथ एक्टर है, जी। उन्होंने रेफर किया था। फिर जीशान के साथ बैठ के मैंने उसको, जीशान को सारे किस्से सुनाए, ये किया चौधरी ने ये किया। आप देखें ना, इतनी उम्र और इतनी सर्विस, उसको आप 2 घंटे 12 घंटे में, बहुत बड़ा चैलेंज, 2 घंटे 12 मिनट के अंदर लाना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन ये इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया कि, और उसमें 4 गाने भी। गानों पे मैं यार ये क्या हुआ? अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो खातून 4 दफा गर्दन यूं हटे लाएंगी और वो बार यूं जाएगा। असल में हुआ ये कि एक ना इधर एक मजार पे इनकाउंटर है, तो वो इतना लंबा था इनकाउंटर, तो मैंने कहा लोग ना इसको देखते देखते बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा यहाँ कवाली ले ले, तो राज साहब से कवाली करवा ली। बात तो एक्शन के दिलदादा तो बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली एक्शन मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूँ जिसके अंदर इनकाउंटर्स हो, जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस हो, जिसमें फायरिंग हो, जिसमें धमाके हो, बहुत पसंद किए जाते हैं। नौजवान यूथ आपको आज के मालूम है, खबरें देख कर, वो न्यूज देख कर उनको सिर्फ ये दहशतगर्दी वाली एक्शन फिल्म अच्छी लगती है। तो एक्शन की भी बड़ी डिमांड है वैसे, एंड आई एम श्योर एक्शन को बनाना ही मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। और यहाँ पे ना हमारे पास इतने ज्यादा अच्छे फाइट डायरेक्टर या उस तरीके से ना उनकी सिक्योरिटी वाइज कुछ हमारे पास है स्टंट्स करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली ना, तो वो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ लोग नॉर्मल मूवी बना सकते पर एक्शन मूवी बनाना यहाँ बहुत मुश्किल काम। इसलिए आपको ब्लास्ट वाला सीन में इतना प्रॉब्लमेटिक लगा? नहीं वो इतना प्रॉब्लम नहीं थी, हमने तो कर दिया, बाकी लोग कर दिया, बाकी सब लोग संभाल लेंगे, हम अपना काम करके निकल लें। अच्छा, कल रात से आपकी मूवी का एक म्यूजिक का एक ट्रेलर है, एक रिलीज हो रही है मेरे ख्याल से आज ही। मूवी का ट्रेलर, वो सॉन्ग भी आपने कल रिलीज नहीं किया ना, उसको आज ही होगा मूवी के साथ, क्योंकि वो एक बड़ा आजकल वायरल चल रहा है इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, कुछ झलकियां आ रही हैं खाली, और वो बहुत ही कुछ आइटम सॉन्ग टाइप का है। हाँ, आमना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े दिल से किया है। और ये जब एक है डकैत टाइप जो थे, उनको जब ये लोग अरेस्ट करने गए तो वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पे ये सॉन्ग है।
तो अगेन कोई गाने ठूसे हुए नहीं है, वो इस तरह हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी बन रही तो वहाँ मैंने गाना करवाया है। जैसे अतौला साहब का गाना है, तो वो गाने पे आमना बहुत प्यारी लगी है और आमना ने उस पर बहुत मेहनत की है। मैं चाहती थी जब कोई ऐसा सॉन्ग आए, स्पेशल कोई सॉन्ग हो मूवी में, तो उसके अंदर डांस और उसका कॉस्ट्यूम, मेकअप सब ऐसा लगे कि बोलें कि यार वाकई में ना, एक वल्गर नहीं लग रहा है वो। अब लोग देखने वाले बोलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुदस्सिर साहब ने एक सवाल भेजा है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर में तो एक नाच गाना इतना कम होता है, लेकिन फिर भी हमारी मूवीज में ये डाल दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? सर ये ऑफ द मतलब अभी बोलना चाहूँगी, हमारे कल्चर में नहीं है मगर सारे लोग इसको पसंद करते हैं और बहुत Under कुछ the चलता table. है, बिल्कुल चलता है। इसकी पूरे बड़ा रोता हूँ चौधरी तो साहब। सर देखें ना, 3 घंटे 2-2.5 घंटे सिर्फ आदमियों को देख के भी तो गुजारा नहीं होता। और चौधरी में औरतें वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। चौधरी के साथ तो औरतें हैं ही नहीं, एक बीवी है उसकी। जो छोटा आदमी हो तो बताओ ना, आपने सारे बड़े बड़े आदमी रखे हैं, यासिर है, शमून है, बड़े बड़े नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मतलब इन सबको देख के तो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यू आर आल्सो राइट, और रियल लाइफ में भी इन्होंने नहीं, कहा उसकी नहीं, डिमांड गाने- उस वक्त वो थी, गाने डिमांड situation की के सीन साथ थी, और वो रियल लाइफ में भी आपने बताया कि उस तरह की वहाँ पे नाच गाना इस तरह से ऐसे हो चल रहे रहा थे, था, चल जी, रहा था, तो उन्होंने इसको मॉडर्नाइज तरीके में एक मूवी के अंदाज में किया। हाँ। सॉरी साहब, आप चौधरी साहब की वाकई की अक्सर रियल लाइफ के बारे में कुछ बताएं, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा सीन जो आपके साथ हुआ हो, कोई ऐसा एनकाउंटर वो या कौन कोई सा ऐसा सीन था जो इनकी लाइफ से काटते हुए आपका दिल डूबा था कि यार ये स्टोरी होनी चाहिए थी लेकिन टाइम कम है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे सीन हैं। बहुत एक मैं समझता हूँ फेवरेट क्या मतलब, हम गुजरा नाला के ऊपर ऑपरेशन उस जमाने में हो रहे थे, आप दोनों साथ थे हम उसमें? दोनों साथ में थे उस वक्त। जो मैंने काटा ना उनको पता नहीं था। इतना मतलब अक्सर ऐसा होता था कि गली से निकल रहे हैं तो पूरे ब्रस्ट आके लगे, हमारे आगे से गोलियां जाके 30-30 गोलियां दीवारों पे लग रही हैं। जो ये सब हंसते रहते थे, जब इस किस्म का कोई हंसते थे, मैं तो पीछे हो जाता तो वो हंसते रहते थे। बोला यार देखो इनको, देखो गोलियां चला रहे हैं, मेरे पे चला रहे हैं। अरे भाई तो तेरे पे नहीं चलाएंगे तो किस पे? जहाँ पे पुलिस वालों की या हमारी भी, जहाँ पे हमारी दिलेरी ख़त्म होती थी ना, वहाँ से चौधरी की शुरू होती थी। उसने पूरी उम्र जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी, 12 हमले हुए उस पर। कभी उसने मतलब इस तरह डर खौफ जैकेट पहन लूँ ये, और पूरी उम्र उसने सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े वो बोलता था ये मेरा कफन है, और मैं कफन पहन के फिरता हूँ, और मैंने शहादत लेनी है। और ये मेरा सवाल होने वाला था कि सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहनते थे, और इसका जवाब इसी आपने वजह दे से दिया। आप दोनों जो सवाल सोचते हैं हम पहले ही जवाब देते हैं। एग्जैक्टली। वो असल में सफ़ेद कपड़े वो यही बोलता था ये मेरा कफन है और मैंने शहादत लेनी है, और उसने शहादत ली। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम है कि एक रियल लाइफ हीरो की पूरी ज़िंदगी की आप कहानी, उसके साथ जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। वैसे ही जब आप उसके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, उसकी आपको लिखने में, आपको शूट करने में, उसमें भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ा होगा। स्पेशली आपको तो, आप तो साथ ही थे कि उस तरह से आप उनको परफॉर्म करें, उनकी रियल लाइफ को। देखिए मैं आपको सीधी बात हूँ, हमारे जो है ना पुलिस की जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, मैंने बताया कि हमारा सीना जो है ना वो 2 इंच बड़ा हो जाता है। लेकिन चौधरी के जब मैं सफ़ेद कपड़े पहनता था ना फिल्म की शूट के दौरान, तो मेरा सीना 4 इंच बड़ा हो जाता था, और ऐसा ढल जाता था कि वाकई लगता था कि ये बाहर नहीं आते थे जब मैं तक उस कपड़े character नहीं से चेंज बाहर कर रहे हैं, ये चौधरी होते थे। पक्का बिल्कुल अंदर आप उन्हीं कैरेक्टर के अंदर चला जाता था मैं, और मुझे ऐसा शूट लगता के था दौरान नेहा इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो सेट्स पे जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, कोई मेमोरी अपनी फ्रॉम द सेट्स ऑफ चौधरी? वैसे तो तारिक साहब बहुत जॉली हैं। एक टाइम पर आते थे, इस पर मैं बड़ी हैरान थी ना, सुबह नहीं उठते तो टाइम पर आ जाते थे। एक सीन था इनका और यासिर का ना, तो ये दोनों आते हैं लड़की को छुड़वा के ना, और आके जिया को बेटी देने के बाद ना एक दूसरे को यूँ करके देखते हैं, और इन्होंने तो ऐसे करा, यूँ पता नहीं मुस्कुरा के ऐसे किया। यासिर हंसना शुरू किया, नहीं होता अब वो सीन ना हो, जैसे ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे यासिर हंसना शुरू हो जाए, कहते तारी भैया मुझे गंदे गंदे इशारे। यार इतनी देर हो गई, 4-5 घंटे हो गए, वो सीन ना हो। 4-5 घंटे। हमने कहा अच्छा एक काम करें, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल मत देखिएगा, ना इशारा करें, आप बिना देखे मुड़ के चले जाएं। आखिर में सीन ही चेंज कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि जैसे एक दूसरे को देखते थे ये यूं करते थे, वो हंसना शुरू कर देते थे। यासिर हंसता था ना, आप तो हंस नहीं रहे थे, ऐसा आप कौन सा इशारा कर रहे थे ये चौधरी साहब? बताएं,
दिखाएं तो सही, वो कौन सा इशारा था जिसमें नहीं यासिर सर, मैं तो नॉर्मल उसको देख के कैसे देख रहे थे? मतलब नॉर्मल में उसको, मतलब मैं उसको, मेरा लड़की हमने छुड़ा ली, अब चलो भाई निकलो हाँ, यहाँ तो से, ये ऐसे तो बस मैं देख- उसको देख के मैं बोलता था 8 मारते थे आप। नहीं नहीं, उसको पता सिर्फ नहीं यूं क्या- करते थे वो हंसना शुरू हो जाता था, तो वो मतलब बड़ा मजे का वो रहा। बहुत सारे सीन्स हुए, मगर ये मुझे अभी भी याद है कि हम उसको, हमने कहा अब एक दूसरे को देखो ही मत, बिना देखे मुड़ के चेंज कर चले दिया, जाओ। प्रोड्यूसर ने तंग आके। चौधरी साहब ने जिंदगी में एक बार काले कपड़े पहने। हाँ, वो जब प्रमोशन हुई थी ना उनकी, एसपी जब हुए थे, तो उस पर फिर भाभी ने कहा था कि आप जो है ना पूरी उम्र सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं, तो एक दावत थी, पार्टी थी कि सब दोस्त आके उसको, और उसमें अतौला साहब भी थे। अताउल्ला साहब भी थे उसमें, तो फिर भाभी ने कहा कि आप ज़रा चेंज करें, तो उन्होंने कहा भी कि ये काले कपड़े जो है ना, मतलब ये मुझे रास नहीं आते। अच्छा, तो उसके बाद चौधरी साहब जेल चले गए। जब उन्होंने काले कपड़े पहने और फिर अताउल्ला साहब आए, फंक्शन हुआ, तो फंक्शन के बाद फिर वो अरेस्ट हो गए थे। वो एक अच्छा, केस में। कंट्रोवर्शियल एक मर्डर था, कंट्रोवर्सी थी उसमें तो भी। उसमें फिर वो जेल चले गए थे, जो ये सब तकरीबन 18 में। सही। चौधरी नहीं साहब जी, की जिंदगी रोलर कोस्टर राइड। Exactly. नेहा, लास्ट वर्ड्स टू द ऑडियंस, क्या कहना चाहेंगी तमाम लोगों को जो आपकी फिल्म आज देखने जाएंगे? कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, कोई पैगाम आप देना चाहेंगी, कोई याद ताज़ा करना चाहेंगी? योर लास्ट वर्ड्स। मैं ये कहूँगी कि चौधरी साहब शहीद हो गए, कुर्बानी दी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। मैंने छोटी सी कोशिश ये की है कि लोग ये मूवी देखने के बाद बोलें कि हम भी पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगी तो तारीफ़ कीजिएगा, वरना बुराई भी कर सकते हैं आप। डीएसपी तारिक साहब। सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि खालिद चौधरी ने किसी भी डिपार्टमेंट के जो शहीद हैं, जो हीरोज़ हैं, उनको एक्नॉलेज होना चाहिए, 100%। उनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, ड्रामास बनने चाहिए। देखिए ना, जब आप लोग, हम लोग पाकिस्तानी, हम जितने लोग हैं, जब हम तुर्की से आए हुए एक ड्रामा अर्तुगरुल को माशाल्लाह कहाँ से बहुत कहाँ बड़ा, पहुंचाते कहाँ से आसमान पे पहुंचा दिया, तो अपने शहीदों को, अपने हीरोज़ को क्यों ना पहुँचाएँ? यकीनन। और मेरे तो लोगों को, आपसे भी और लोगों से भी ये अपील है कि सपोर्ट करें अपने हीरोज़ को। आज नहीं, आज एक फिल्म बनी है, कल इस पे 100 फिल्में बननी चाहिए। बिल्कुल। हमारे बच्चों को तो पता लगना चाहिए कि किसने जान दी इस मुल्क के लिए, सही। किसने चौकीदारी की है इस शहर की। बेशक। आज बेशक। उस चौकीदार को अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर आगे क्या हालात होंगे? सही। जुल्म होगा। यहाँ पे मैं भी बहुत-बहुत थोड़ा सा कुछ शुक्रिया। कहना चाहूँगी। बिल्कुल वाकई कि कराची का शहर जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता है। वो शहर जब अंधेरों में डूब रहा था, उस वक्त चौधरी साहब ने उस शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाया और हमें इतना आसानी से, हम इस तरह की उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया खुद अपने ऊपर। उन्होंने जिस तरह से आप बता रहे हैं, इतनी गोलियाँ खाई ताकि वो हम आवाम को आराम से कराची में हम अपनी सुकून की सांस ले सकें, बेखौफ होकर हम रोडों पर निकल सके। इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया उन्होंने। एक रियल लाइफ हीरो थे। तो हम बाकी मूवीज़ देखने जाते हैं, ये मूवी लाजमी हमें देखनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले या हमारे नए यूथ को पता चले कि कितना टफ काम किया है पुलिस ने भी। क्योंकि जहाँ कुछ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे डिपार्टमेंट में ही आप कहें कि ख़राब है या आप उनसे दूर रहें। अच्छे लोग भी हैं, चौधरी साहब जैसे लोग भी हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेहा कि आपने इतनी अच्छी एक मूवी बनाई, एक बायोपिक बनाई। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं देखने ज़रूर जाऊँगी। तला, आपको भी जाना चाहिए और आई एम श्योर आप जाएंगे। आप टिकट लाइए मेरे लिए? टिकट है ना हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना तब तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना तब
तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा कर तो देखो। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, क्या आवाज़ है तला, आपने देखा? ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह टैलेंट की कमी तो वाकई नहीं है, लेकिन सिंगिंग के टैलेंट में हमारे यहाँ इतने, मैं कहूँगी कि गॉड गिफ्टेड लोग हैं कि इनकी कुदरती आवाज़ इतनी अच्छी ना कहीं से सीखा, इतने सुरीले हैं माशाल्लाह से। आपकी मुलाकात तो आप पहचान गए होंगे इनको, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं जाकिर खान, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा हुसैन, यूट्यूबर हैं। और जाकिर जब फूल बेचते हैं तो ये गाने गाते हैं और इसी वजह से इनके फूल ज़्यादा बिकते हैं और लोग एक लम्हे के लिए ठहर के पलट के ज़रूर देखते हैं कि ये इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से आ रही है। जाकिर, जब आप गा रहे थे तो मैंने आपकी आंखों में एक गम देखा, जिसने तोड़ा है आपका दिल। सर हम तो है, दिल तो किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन घर से थोड़ा सा सैड हूँ। घर की मतलब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि अपनी गरीबी को, मतलब गरीबी ने आपका दिल तोड़ा, मुआशरे ने नहीं। माशरे ने थोड़ा सा। तो इस वक्त आप अपनी इस मुश्किल से निपटने के लिए इस घड़ी में आपको कोई खड़ा है आपके साथ? आप वायरल हो गए हैं, सोशल मीडिया पर आ गए हैं, टेलीविज़न पर आ गए हैं, क्या लोगों ने आपको आगे बढ़ के सपोर्ट किया है, क्या वेलकम किया है, क्या बोला है कि यार आपकी जो मुश्किल हम आसान करना चाहते हैं? कोई आया आगे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे कज़न है फ़िदा हुसैन नाम है इनका, जी। तो इन्होंने यूट्यूबर मेरा हैं बहुत साथ दिया है। तो इनसे मैंने मैसेज पे मेरी बात हुई थी, मैक्सिमम 1 महीना पहले हुई थी बात। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनानी है और तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं सोशल मीडिया पे। तो बस वो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी इनकी वजह से। जिंदगी में क्या किया आपने? पढ़ाई की? पढ़ाई तो मैंने मिडिल पास हूँ, तो बस यही परेशानियों की वजह से छोड़ दिया था, फीस अदा नहीं कर सकते थे, आपने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैंने जॉब पे ध्यान दिया, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे कुछ, तो फिर मैंने अपने जॉब पे ध्यान दिया। तो फिर जब मुझे पता चले यार मैं एक सिंगर हूँ, मैं गा सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँ और अगर मैं चाहूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं तो आपने सीखा है कहीं से या खुद ब खुद आप म्यूजिक सुन के आपने प्रैक्टिस की अपनी? नहीं, ये सुन के हुआ है। एक टैप रिकॉर्डर, क्या कहते हैं इसको, ब्लूटूथ वाला, अच्छा जी स्पीकर, वो मैं अक्सर लगा के सुनता था, तो बस सुनते शायद। और क्या रिस्पांस मिला जब आप गाते हुए इस तरह फूल बेच रहे थे? लोगों का रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। फूल बिक रहे थे? फूल भी बिकते थे। क्या आप समझते हैं कि अगर आप इसी तरह गाते हुए फूल बेचते रहें तो आप दिन में 1000 रुपये 2000 रुपये कमा सकते हैं? मैक्सिमम 800, कभी कभार 1000 भी कमा। नहीं, इन्होंने बताया अभी ब्रेक में कि इनके फूल सबसे ज्यादा बिकते थे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि गाने गा के बेचते थे। दुनिया भर में वर्दा आपने भी ट्रैवल किया, मैंने भी ट्रैवल किया। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं जो माली मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना बैग सामने या चादर बिछा के बैठ जाते हैं, वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत चल रहा है, गोल्डन मैन सामने आए, वो भी एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर अल्लाह ताला इनकी जल्दी मुश्किल आसान करेगा। लेकिन आपके जो फ़िदा हुसैन साहब आपके साथ हैं, जिन्होंने बेसिकली आपको मशहूर करने में कलीदी किरदार अदा किया, आपकी वीडियो बनाई, यूट्यूब पर अपलोड की, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे भाई की मदद भी की। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ़िदा आजकल। लास्ट ईयर $15 अरब, $15 बिलियन यूट्यूब ने अपने यूजर्स में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इससे मालूम पड़ जाना चाहिए कि यूट्यूब इज अ ह्यूज इंडस्ट्री और लोग वहाँ से कमा सकते हैं और रोजी रोटी अपना घर चला सकते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और भाई की वीडियो अपलोड करके आपको कैसा लगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था, वही बताइए। सर एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब आपका कोई दोस्त मुश्किल में हो ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बिल्कुल। तो बस ये जिस तरीके से मेरे पास आया तो मुझे लगा आई थिंक इनको एक थोड़ी सी मतलब नीड है कि यार इनको कोई सपोर्ट कर सके। तो जब इनकी वॉइस मैंने सुनी, मैं तो नहीं गा सकता बट मैं सुनना जब मैंने इनको, तो हर इंसान जो नहीं गा सकता वो जज अच्छा कर सकता है। तो मैंने इनको जब जज किया मैंने कहा नहीं यार आपकी वीडियो चलनी चाहिए नेट के ऊपर। तो नेट पे डाली तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका नसीब था, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। कुछ सोशल मीडिया कुछ ऐसे लिंक थे जिनकी वजह से आज ये यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, इन्होंने कमर्शियल सॉन्ग में भी रिसेंटली कुछ करेंस की भी ऑफर हुई है इनको? जी बिल्कुल, इनको ऑफर हुई है और मैं इनके साथ जो होता हूँ तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो इनको माशाल्लाह वो भी पहला सॉन्ग इंग्लिश में। तो क्या बात। ये बताएं आपने जॉब जो की वो किस सेक्टर में की, किस एरिया में की, किस सेगमेंट में की? अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे, कभी मलीर में। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस वक्त ताकि बहुत सारे व्यूअर्स जिस वक्त देख रहे हैं उसमें मुखैर हज़रात भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको आपकी आवाज़ पसंद आई होगी, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे होंगे यार मैं किस तरह इस शख्स की हेल्प कर सकता हूँ।
व्हाट सेक्टर डू यू बिलोंग टू, कि जहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं? ज़्यादातर अपना मलीर में, मलीर हार्ट। ठीक है, मलीर हॉल्ट वहीं इज पर योर जो है ना एरिया। सिग्नल वगैरह पे रोड पर तो फूल वाली दुकान भी है। एक्चुअली दुकान पे भी कभी कभार किसी के साथ में काम करता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि रोड पे ज़्यादातर मतलब। बट आई प्रेफर कि अगर ये सिंगिंग को ही एज ए अपने करियर परस्यू करें और सिंगिंग में ही आगे बढ़ें तो इनकी बहुत तरक्की लेकिन मेरी इंशाअल्लाह ख्वाहिश हो है कि सकती है। सिंगिंग तो इनकी हॉबी है, वो चलती रहेगी, लेकिन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं, आप जानते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी जो होते हैं वो बैंक्स में नौकरी नहीं कर रहे होते, लेकिन बैंक उनको पेरोल पे रख लेता है ताकि उनकी सैलरी आती रहे, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती रहे। इसीलिए मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से जो देख रहे हैं इस वक्त कि कोई अगर हमारे इस भाई के लिए कोई अच्छा काम कर सकता है तो ज़रूर आगे बढ़े। जुम्मे का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन के सदके आप लोग के घर में भी बरकतें और रहमतें आएंगी और हमारे भाई की मुश्किलात भी आसान होंगी। कुछ सुनना चाहते हैं प्रोड्यूसर साहब, कह रहे हैं एक और कोई गाना सुनिए इनसे। मैं वो सुना देता हूँ जिससे मैं ज़्यादा वायरल, जिससे ज़्यादा वायरल हुए आप। जानिया हानिया तू भी दुख सुख सब बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जाने खुदा मेहरबान वे तू मेरा, दिल तेरे नाम वे तू मेरा बेवफा। जिस तरह से ये सुर लगा रहे हैं ना, ऊंचा सुर फिर नेचुरली गिफ्टेड। कैसा लगता है एक दिन इंसान कुछ नहीं होता, कोई उसको जानता नहीं, अगले दिन उसको टीवी वाले बुला रहे होते हैं कि आ जाओ मेरे पास। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे, बहुत खुशी होती है मुझे। जिंदगी का बहुत बड़ा सफर आपने बहुत कम वक्त में किया। जी, मैंने बहुत सारी तकलीफें भी देखी हैं, तो मैं शुक्र करता हूँ, लगा जिस हाल में भी रखा है ना, अब भी शुक्र है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, कामयाबी दे और माशाल्लाह ताला ने जिस तरह से आपके गले में, मैं कहूँगी कि उन्होंने सुर दिया है कुदरती नेचुरल तरीके से। लोग सीखते हैं, एक अरसा लगाते हैं, बचपन पूरा अपना लगाते हैं, ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, तब जाके वो इस तरह का सुर लगा पाते हैं। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है आप पे कि आप जिस तरह से आप बगैर सीखे इतना अच्छा सुर लगाते हैं, तो अगर आपने थोड़ा बहुत और कर लिया तो आप तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी दुआ है कि आपको और तरक्की मिले, और ये भी पाकिस्तान का एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में हमेशा ये लाइन कहता हूँ, टैलेंट बहुत कदर नहीं। पाकिस्तान में लाजवाब टैलेंट है, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो। मेरे बड़े प्यारे दोस्त की मुझे याद आ रही है, इनका नाम सादी शाहरुख है, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपना करियर परस्यू नहीं किया एज ए सिंगर। वो करते तो वो बहुत बड़े सिंगर बन सकते थे। भाई भी इंशाल्लाह बहुत हमारे बड़े सिंगर बनेंगे पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी, क्योंकि अंग्रेजी गाना आ रहा है इनका और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। फिदा हुसैन, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनकी वीडियो अपलोड की और इनका तारुफ पूरी दुनिया से कराया, क्योंकि यकीनन वही टैलेंट छुपा हुआ था। जब तक कोई आप जैसे लोग आएंगे नहीं, उनको उठाएंगे नहीं, प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, मौका देंगे नहीं, दुनिया से उनका तारुफ हो नहीं पाएगा। तो आई थिंक आपका इसमें बहुत बड़ा रोल भी है कि आपने ऐसा टैलेंट, पाकिस्तान का ऐसा सितारा सबके सामने पेश किया। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप आए हमारे शो पे, चार चांद लगाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, यकीन है मुझे लोग आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार बनेंगे इंशाल्लाह। और एक आपके आखिर में गाने के साथ ही हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। दर्द के ख्वाब दिल में उतरते रहे, दर्द के ख्वाब दिल में उतरते रहे, चांदनी रात जगमगाती रहे, रात भर आपकी याद आती रहे, रात भर
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स की तरह। क्रिकेट, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज, कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कमबैक हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सरफराज की टीम में वापसी के बाद क्या उन्हें खिलाया जाएगा या फिर एक साइड पर बिठा दिया जाएगा। जबरदस्त खिलाड़ी तो हैं वो, लेकिन उनके साथ जो मुश्किलात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कैसे देखते हैं आप इस स्टेप को कि सरफराज को वापस तो ले आए हैं, लेकिन अब खिलाया जाएगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक ज़माने में हम कहते थे सरफराज कभी धोखा नहीं देता, और आज सरफराज को खिला नहीं रहे। कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया तला जतोई और मिर्जा, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है अगेंस्ट श्रीलंका, और आप तला ज्योति साहब, आपके प्रेशर, इतना प्रेशर था, सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम जो रॉबर्ट स्टैम है वो हिल गए। यकीन से बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू जो हमने और आपने लास्ट टाइम जो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो पाकिस्तान की मेरिट का कत्ल हुआ, खुला कत्ल किया, कराची से ताल्लुक रखने वाले सरफराज को जिस तरह टीम में से दूध पे मक्खी की तरह निकाला है, 50 टेस्ट मैच के लिए 3 सेंचुरियाँ उसने बनाई है, और तीनों फॉरवर्ड के फॉरवर्ड कैप्टन और साबिक कप्तान। आज बाबर जो पाकिस्तान क्रिकेट पे तीनों फॉरवर्ड कैप्टन, सरफराज उनको मोटिवेट किया, मगर ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम रॉबर्ट स्टैम को उस वक्त नजर नहीं आई जब उन्होंने हारिस को खिलाया, खुला मैरिट का कत्ल किया। उस वक्त सरफराज को खिलाने का बेहतरीन सुनहरा मौका था, उस वक्त उन्होंने नाइंसाफी की। अब टेस्ट स्क्वाड, इसलिए मीडिया का प्रेशर, तमाम एक्स क्रिकेटर, तमाम पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटरों ने बोला। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने सरफराज को शामिल किया, मगर सरफराज यकीनी तौर पर जो आपने तला जोतई साहब बात की, सरफराज को तो पानी पिलाने लगा दे, जूते उठाने में एक जाती है किसी भी बड़े क्रिकेटर, बड़े कप्तान के लिए, जिसने 2 कप्तान के वर्ल्ड कप लेके आया। और जिस तरह रिजवान हमारा खिलाड़ी है, रिजवान का उसका सरफराज का कोई नेमल बदल नहीं है, मगर जो आपने कर दिया उसका नेमल बदल तो आपको देखे ना, हारिस को ब्रिलियंट दिया। यहाँ आप सरफराज को खिलाते हैं, सरफराज की कारकर्दगी बेहतर होती, टीम के लिए बेहतर, मुल्क के लिए नहीं सोचते लोग, मुल्क के लिए इसलिए नहीं सोचते कि मुल्क के साथ सोचने वाले वो लोग नहीं रहे। पहले एहसान मानी, वसीम खान ने इसको सरफराज का ज्यादती की, मगर अभी रमीज राजा साहब के इंसाफ किया, उनका प्रेशर नहीं, बाबर ने तन तना लड़ा के उसको टीम में शामिल किया। मगर 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच में तो पहला टेस्ट तो बहुत मुश्किल है सरफराज को मौका दिया। मगर साजिद भाई सरफराज क्या करे, कराची का घर बेच के लाहौर शिफ्ट हो जाए? बहुत प्यारी बात की तला जो तो ही मैं मिसाल देने को तैयार हूँ। सईद अनवर साहब जब मेरे साथ ओपन करते थे उनको यही मिसाल दी गई थी, आप कराची छोड़े लाहौर चले जाएं। तो ये वाज़े तौर पर तला जुतई साहब, आपकी बात, आपकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ होते आ रही है और ये चीज़ वाज़े सबूत नजर आ रही है। कितने क्रिकेटर इस तरह कहते हैं जो कराची की, अगर दहानी की बात करूँ, बहुत शान मसूद की बात करूँ, देखिए ऐसे क्रिकेटर जुल्म हो रहा है। जुल्म इसलिए हो रहा है, एक मुझे बताइए सन के साथ क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए मौजूदा चेयरमैन साहब ने क्या दोहरी पॉलिसी चलाई है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मुझे बताइए। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैच में एक लड़का शोएब वो खुदकुशी कर रहा है, डिपार्टमेंट आपने बंद कर दी है, लोग मरने को तैयार हो गए। उनका साजिद भाई एक ऐसे मुल्क में साजिद भाई जहां पे वजीर आजम एक क्रिकेटर रह चुका हो, जहां पर वसीम अकरम जैसे लेजेंड्स हो, रमीज राजा जैसे लेजेंड्स हो, इतने बड़े बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स हो, ये सब खामोश क्यों रहते हैं इस तफरीक पर, इस डिस्क्रिमिनेशन पर? देखिए वसीम अकरम, रमीज राजा, इमरान खान साहब, ये सब पैदावार है डिपार्टमेंट की। जब से डिपार्टमेंट बंद किया है, डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, लड़कों का बेड़ा कर दिया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताइए बैकअप क्या है आपके पास? बैकअप तो ही 40 लड़कों के अलावा पाकिस्तान के पास तो बैकअप नहीं है। फिर आपने 2 आलमी कप खेलने जाने, 2022 2023, जो उतने मुश्किल वक्त, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मोडिया पे तीसरे नंबर पे आ गए, टेस्ट में जो उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी है। मगर तला जुतई साहब, ये वसीम अकरम जो मेरे दोस्त हैं भाई, उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा, उनको अपने साथ सर वसीम अकरम साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतना तो मेंटोर बनाना पड़ेगा, ग्रेट शाहिद आफरीदी की खिदमत का फायदा ले। मगर वही आप मुझे बताइए, मंसूर राना पिछले 4 साल से मैनेजर है, सिंध में कोई ऐसा मैनेजर नहीं है क्या? उर्दू बोलने वाला का कसूर है जो कौमी खेल हॉकी का तबाह कर दिया। आप मुझे बताइए कमेंट्री में एक भी बंदा उर्दू बोलने वाला नजर नहीं आ रहा। ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? लाखों करोड़ रुपया कमेंट्री करने वाले कमा चुके हैं 3-3 साल में, मगर सिंध से एक भी बंदा जो कमेंट्री जिसका ताल्लुक है उसको कमेंट्री है। बैक टू पॉइंट क्रिकेट पे आते हैं,
क्रिकेट में यही हाल किया जो सरफराज के साल किया है। और कोई बंदा होता तो ग्राउंड छोड़ के, आज भी सरफराज 2 बजे यूबीएल कॉम्प्लेक्स में जाता है, 12 राउंड लगाता है, 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, जो उसके बावजूद ये इस तरह करते हैं। 100% फिट है, डंके की चोट, मगर खिलाने वाली जिम्मेदारी तो लें, खिलाते ही नहीं है, नाइंसाफी है, फेवरेटिज्म आ जाता है वहां पे सर जी। कराची ने क्रिकेट का क्या बिगाड़ा है साजिद भाई, मुझे ये तो बताएं, कराची ने क्रिकेट का क्या बिगाड़ा है, सिंध ने क्रिकेट का क्या बिगाड़ा है? सिंध ने क्रिकेट का ये बता रहा है, 2 आलमी कप कराया, जब नेशनल स्टेडियम कराची में हेडक्वार्टर था, 96 और 87 2 वर्ल्ड कप कराया। आरिफ अली खान अब्बासी साहब की बात करूं, जब से आरिफ अली खान अब्बासी चले गए, क्रिकेट बोर्ड 15 साल हो गए, लाहौर शिफ्ट हो गया। आज मुझे बताइए, रमीज राजा साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद है, उन्होंने 36 चेयरमैन ने क्या काम किया है मुझे बताइए। पेंशन तो बढ़ा दी है, मगर खिलाड़ी तो बेरोजगार हो गए, रोडों पे आ गए। कराची का एक भी बंदा मुझे बताइए कहाँ गए? सऊद शकील जो मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, उसको अब टीम में रखते खिलाते नहीं। मीर हमजा मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, उसको अब खिलाते नहीं है। तो क्या हो रहा है, क्या करेंगे? मोइन खान का बेटा आजम खान का ताल्लुक कराची से, इसलिए उसको अब खिलाते नहीं है। असद शफीक के साथ भी क्या हो रहा है साजिद साहब? असद शफीक यकीनी तौर पर 10 साल तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, 70 से ज्यादा टेस्ट मैच के लिए 12 सेंचुरी बनाई है, मगर उसका ताल्लुक भी कराची से एक दफा बाहर हुआ है और आज तक टीम में नहीं आया। मगर आप मुझे देखिए, मोहम्मद यूसुफ जब पाकिस्तान टीम पे नहीं थे और बैटिंग कंसर्ट है, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ का नाम लेते थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नजर नहीं आ रहा मोहम्मद यूसुफ, तो मोहम्मद यूसुफ को ये नजर नहीं आ रहा असद शफीक के साथ क्या ज्यादती हो रही है। असद शफीक कंप्लीट टेक्निकल प्लेयर है, पाकिस्तान का 2011 वर्ल्ड कप में जो उसने कारकर्दगी दिखाई थी और पाकिस्तान के टेस्ट मैच ओडीआई में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, मगर वही बात है जिसका ताल्लुक कराची से, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साजिद भाई, हम दुआ करते हैं कि क्रिकेट और कराची और सिंध की दोस्ती दोबारा हो जाए और ये मेरिट का कत्लेआम और ये दुश्मनी बंद की जाए। आखिर में मैं आपसे चाहूंगा कि हम एक और दुआ करें ज़हीर अब्बास साहब के लिए, जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं लंदन में हॉस्पिटल में, और उनकी कुछ यादें भी ताज़ा करें साजिद साहब, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं और सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं। कुछ ज़हीर अब्बास की यादें ताज़ा करें सर हमारे साथ। तला जो तो भाई, मेरी सैम भाभी से बात हुई है, उनको कोरोना बहुत सीरियस होगा, सांस उनको नहीं आती। इंग्लैंड में तमाम और जो लोग दुनिया में जहाँ लोग रह रहे हैं उनसे दुआ के लिए अपील है। ज़हीर अब्बास की जो वाइफ है सैम भाभी, उन्होंने खास तौर पे तमाम उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने बहुत ज्यादा दुआ की। ज़हीर अब्बास साहब जो मेरे भी कप्तान है और एशियन ब्रॉडबैंड, यकीनी तौर पर रन बनाने के 100 से ज्यादा सेंचुरी बना चुके हैं और अब ये यकीनी तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्कों के ज़हीर अब बस कर दो, बस कर दो, इतने रन बनाए हमारे इंडिया के खिलाफ। और यकीनी तौर पर ज़हीर अब्बास साहब एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर, बहुत ही बड़े इंसान और बहुत ही नफीस मोहब्बत करने वाले। मैं तमाम अपने बोल्ड न्यूज़ चैनल देखने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उससे दुआ गो, ज़हीर अब्बास साहब के लिए, सर के लिए दुआ करें। थोड़ी थोड़ी 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा उनको बेहतर हो रहा है, सांस उनकी थोड़ी कम आ रही है, मगर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यकीनी तौर पर कल के मुकाबले में आज थोड़ी बेहतर है उनकी तबीयत, मगर सांस की वजह नहीं आ रही जिस तरह उनको आना चाहिए। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आईसीयू से उनको कमरे में शिफ्ट कर दे जल्द से जल्द और अपने घर वापस ज़हीर अब्बास साहब आ जाए। मेरे इस वक्त फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन चुके हैं साजिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने जिस तरह खुलकर बात की है मसाइल की, जिस तरह आपने खुल के हमें समझाया कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, टीम के साथ क्या हो रहा है, मेरिट का कत्लेआम, और यकीनन उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार को, रमीज़ राजा, वसीम अकरम साहब लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, वो कोई एक्शन लेंगे, इंसाफ करेंगे, तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन बंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इतनी लंबी गुफ्तगू होती है तो हमें चाय की तलब हो ही जाती है तला, और एहसान इकबाल साहब के बयान के बाद कि चाय की कंजप्शन कम की जाए, जहां 2 प्याली पीते हैं वहां पे 1 प्याली पिए। ये शायद आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है चाय का, सबसे ज़्यादा चाय हमारे यहाँ पी जाती है। और पाकिस्तान में ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हम चाय के लिए स्पेशली रात में जाते हैं, या हम कई मेहमान जाएँ किसी के घर पर, चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो लाजमी चाय पेश करते हैं। ठंडा तो अपनी जगह होता ही होता है, लेकिन चाय के बगैर कहीं दावत या कहीं किसी के यहाँ आना जाना इनकम्प्लीट होता है। और चाय हमारे यहाँ एक वाहिद ऐसी, मैं कहूँगी कि खाना है गरीब का, कि दोपहर में उसको चाय और बाकर खानी चाहिए होती है, चाय बिस्किट चाहिए होती है, चाय पापा चाहिए होता है, जो 50-60 रुपए में आसानी से एक गरीब आदमी खा सकता है। लेकिन ये सोचें वर्दा कि हम तंबाकू उगा सकते हैं, हम सब कुछ पैदा कर सकते हैं अपनी जमीन से, हम चाय नहीं पैदा करते। $600 मिलियन की दुनिया से मंगा रहे हैं, अपनी नहीं उगा रहे हैं। डिस्कस करेंगे चाय को, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, निशान मकसूद साहब, उनसे तारुफ भी करवाएंगे। किसान ये कहते हैं कि चाय की जो फसल है उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं फल देने में, और तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लाख रुपए एकड़ से ज्यादा खर्चा हो जाता है, और यकीनन इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जब ये ऑर्चर्ड्स खड़े हो जाते हैं, ये बाग खड़े हो जाते हैं,
फिर हर साल आपको ये फ्रूट दे रहे होते हैं। चाय को हम डिस्कस करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान मकसूद, आप साबिक SVP हैं, पाकिस्तान टी एसोसिएशन के कन्वीनर हैं, FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन टी ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब सवाल ये है ज़ीशान, देखें 600 मिलियन की हम चाय बाहर से मंगवा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ये होगा कि हम कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, कीनिया से हम चाय मंगवाएं, लेकिन डोंट यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन में हमें खुद ग्रो करनी चाहिए, खुद ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने चाहिए कि जिससे फार्मर्स को आसानी हो, उनको फाइनेंसिंग मिले और वो चाय अपनी उगाएं? बिल्कुल जी तला साहब, आपकी बात बजा है। और लेकिन देखें, इसके लिए मैं आपको बुनियादी बात बताऊं कि कम से कम 10 साल का प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि जी आज आपने डिसाइड किया तो नेक्स्ट ईयर से आप चाय आपके पास प्रोड्यूस है। ये 90s में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था शंक्यारी के अंदर में, और कोशिश की गई थी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि वहाँ के जो लोग थे लोकल्स, उन्होंने लैंड देने से मना कर दिया। इस वक्त भी हम 50 हेक्टर के ऊपर चाय उगा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10 टन चाय है। अब 50 हेक्टर का मतलब है एक फैक्ट्री लगाने के लिए हमें 1247 हेक्टर चाय चाहिए, मतलब 1200 हेक्टर 47 हेक्टर चाहिए, जिसका मतलब 3000 एकड़ एक फैक्ट्री के लिए। तो कम से कम अगर हम 50 फैक्ट्रियाँ 50 नहीं लगाते, कम से कम 10 फैक्ट्रियाँ लगाएं, तो आप अंदाज़ा कर लें 0.05% भी हमारी प्रोडक्शन नहीं है इस वक्त। और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। आप साथ साथ इस चीज़ को जारी रखें, साथ साथ इस पर वर्किंग गवर्नमेंट करती रहे। हम जितने भी टी एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं, इसमें हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं। अगर हुकूमत हमें लैंड दे, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, एक मशीनरी लगाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए माहौल चाहिए। माहौल तो जो हुकूमत है, वही हुकूमत वक्त है, वही प्रोवाइड करेगी। वो तो आप उल्टा मना करिए कि चाय पीना कम कर दें आप चाय। ये तो एक मिसाल, वैसे आपने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी आप चाय कम कर दें पीना, जबकि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। देखिए, उन्होंने जो मिसाल दी, मैं समझता हूँ वो एक तो या तो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस कैलकुलेशन है जो उन्होंने दी। ये ऐसी मिसाल उन्होंने दी है जैसे कि हम यहाँ कमरे में बैठे और पंखा लगा और उसके हम बोलें 2 पर निकाल दें और वो हवा, बिजली की बचत होगी और पंखा हवा भी अच्छी देगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। डिग्री होती है, डिग्री होती है। आप देखिए, अब देखिए बुनियादी बात है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, हम उसके बाद चाय के इंपोर्टर हैं या कुछ और है। अब हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। दुनिया में जिस तरह हमारे इस वक्त इकोनॉमिकल हालात हैं, 4 सोल्यूशंस होते हैं कि इन हालात से निकलने के लिए। उनमें से 3 हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं और वो फेल हैं। नंबर 1 क्या है कि हम किसी भी इंपोर्टेड आइटम के ऊपर बेपनाह टैक्सेस लगा दें, उसकी इंपोर्ट महंगी हो जाए। जब आप बेपनाह टैक्सेस लगाते हैं तो वो दूसरे रूट से, स्मगलिंग के रूट से या दूसरे ट्रेड से, ट्रांजिट से आता है। दूसरा जो होता है वो लोकल जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसको सब्सिडाइज करते हैं आप। ठीक है जी, अब हमारे पास लोकल इंडस्ट्री तो है नहीं इसकी, और अगर हम सब्सिडाइज करते हैं अगेन उससे जो है वो हुकूमत का खसारा बढ़ता है। तो ये तरीकाकार भी फेल हो गया। तीसरा तरीकाकार होता है कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें कि आपकी इंपोर्ट महंगी हो जाए और आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाए। ये भी हमने करके देख लिया, लास्ट हुकूमत ने भी करके देख लिया, मौजूदा ने भी करके देख लिया। इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। और जो चौथा तरीका है जो कि सबसे कामयाब है और जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तरीक़ेकार ये है कि हम जो है आज़ाद तिजारती मुआहदे करें, तिजारत के रस्ते खोलें और इकनॉमिक हब बनाएं। और वो अगेन फिर वही बात घूम के आ जाएगी कि जो मैं आपसे कहता हूँ कि जी FTA अगर हम करें, अब पाकिस्तान के इस वक्त 5 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में टी प्रोड्यूसिंग जिनके साथ FTA है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया। लेकिन बदकिस्मती से इन 5 ममालिक से 5 से 10% भी चाय इंपोर्ट नहीं होती। 85 to 90% चाय जो है हमारी ईस्ट अफ्रीका से आती है, जिसमें मेजर शेयर 80% जो है वो कीनिया का है। कीनिया जो है एक गेटवे है ईस्ट अफ्रीका का। अगर आप उसकी ग्लोबल उसकी वो देखें तो वो एक पोर्ट है। एवरी वीक कीनिया के अंदर में मोम्बासा में ऑक्शन होती है, जहाँ पे रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा, जितने भी ईस्ट अफ्रीकन ममालिक हैं उनकी चाय आती है और वह आती है और वो ऑक्शन होती है और वहाँ से वो चाय सब खरीदार दुनिया भर में ख़रीदते हैं। अगर हम कीनिया के साथ आज़ाद FTA कर लें, यानी कि आज़ाद तिजारती मुआहदा कर लें, और जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम उनके सबसे बड़े बायर हैं, 60% हम उनकी चाय खरीदते हैं। ठीक है जी, अगर हम उनके साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा कर लें, हमारी तकरीबन $550 मिलियन की इंपोर्ट है चाय की ना कीनिया से, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $225 मिलियन की, यानी कि ट्रेड बैलेंस जो है वो अभी हमारे फेवर में नहीं है। तो आप यकीन जाने 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट मार्केट हमें मिल जाएगी, जिसमें मेजर शेयर राइस, सर्जिकल आइटम्स, ट्रैक्टर्स, स्पोर्ट्स वेयर्स, बेड लाइन्स, कॉटन, मैंने इस तरह ये मैंने पंखे की मिसाल दी, इलेक्ट्रिक आइटम्स, IT, ये मतलब इतनी बड़ी हमें मार्केट मिल जाएगी। ये बेसिकली अनट्रेडिशनल मार्केट्स हैं जिनको हमने फोकस ही नहीं किया हुआ। हम लगे हुए यूरोप के पीछे। हम जो हुकूमत आती है वो ये बात करती है कि जी हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो हमारे ज़र मुबादला बचेगा, तो फिर हम
अपने पैरों पे खड़े होंगे। भाई पैरों पे खड़े होने का तरीकेकार सोल्यूशन भी तो है, सोल्यूशन के लिए आप ऑन बोर्ड तो करें। टी एसोसिएशन, दिलशान भाई आप टी एसोसिएशन से रहे हैं, आप एफपीसीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हैं, इंडस्ट्री से भी हैं, मुझे ये बताइए, आप एक खानदानी मुझे बिजनेसमैन भी लग रहे हैं, पूरी जिंदगी आपने कारोबार ही किया है अपना, हालात इस वक्त बड़े नासाज हैं, आपने खुद कह दिया कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, हम बस शॉर्ट टर्म देखते हैं। 10 साल किसी मुल्क की प्लानिंग के लिए दिशान भाई इज नो बिग डील, नो बिग डील, नो बिग डील। इनफैक्ट वो तो 50 साल और 100 साल के टारगेट्स रखकर अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चल रहे होते हैं। क्यों अपने 10 साल के टारगेट्स नहीं रख पाते कि हम अपनी टी ग्रो करें? अब आपने जिस तरह कीनिया का जिक्र किया, क्या वजह हो सकती है कि जिस मुल्क से हम इतने $1 मिलियन की चाय ले रहे हैं, उसी मुल्क से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, और जिससे किया हुआ है, श्रीलंका से किया हुआ है, वहां चाय पैदा होती है, वहां से चाय नहीं ले रहे हैं। इससे तो साफ वाज़ेह हो रहा है कि मिलकर मुल्क को डुबोया जा रहा है। देखिए मैं तो नाअहली कहूंगा इसको तला साहब, कि नाअहली है, नाकिस मनसूबाबंदी है, या जो प्लेयर्स है जो कि जिनको होना चाहिए ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड नहीं है। अब जैसे कि हमारी एसोसिएशन है, मैंने आपसे अगेन वही बात है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, हम खुद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप, अब हम FTA अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी आज से बात शुरू हो और 2 साल या 3 साल के अंदर हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारी इकोनॉमिकल हालात है। हमें फौरी तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे वजीर मनसूबाबंदी से, हमारे वजीर ख़जाना से इल्तिजा है कि आप इसके ऊपर टाइम फ्रेम बनाएं 60 डेज़ का, 30 डेज़ का, कि जी इसके अंदर हमें FTA करना है, नहीं तो हम फिर हमारे पास दूसरी FTA है 5 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, हम वहां से चाय ले सकते हैं। हमें बेसिकली अब हमारी जो इंपोर्ट है, यानी कि जो हम जिसको हमारी वो समय कमजोरी है, वो कमजोरी नहीं, वो हमारी ताकत है। उस ताकत के बलबूते पे हम अगले से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये एक बात हम इसको, लेकिन हमारे यहाँ से कोई जाता नहीं है कि इस बात पे हम अग्री करवाएं। मैंने बड़ी रिसर्च की, मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली कि हमारा हेड ऑफ स्टेट, सिवाय एक शाह महमूद कुरैशी साहब 2020 में गए थे, हेड ऑफ स्टेट हमारा कोई जाए और कीनिया की उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाए। 2004 में हम बहुत करीब आ गए थे तिजारती माहिदे के, FTA के करीब आ गए थे, ऐसा लगता था कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको डाइवर्ट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी देखें फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी दूसरी बातें भी होती हैं जो लोग नहीं चाहते। खत्म हो गया है, ज़ीशान मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक SVP पाकिस्तान टी एसोसिएशन, कन्वीनर FPCCI स्टैंडिंग कमेटी फॉर टी ट्रेड, और बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। कीनिया से हम चाय मंगवाते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाय हम कीनिया से नहीं करते हैं, जिससे किया हुआ है उनसे चाय मंगवा नहीं रहे हैं। सूरत हाल संगीन है, ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और अब बात कर लेते हैं बड़ी ईद की, बड़ी तैयारियों की। ईद कुर्बा बहुत अनकरीब आ चुकी है, लेकिन महंगाई के सामने ईद की तैयारियां कुछ हारती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी तो सज गई है और हज़ारों मवेशी भी वहां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि ख़रीदारों का जो रश है वो पिछले साल की बनिस्बत बहुत कम है, या इस साल हम कहें कि नज़र ही नहीं आ रहे हैं उतने ख़रीदार मंडी में, क्योंकि ऐसा तो अब हो ही रहा है हर साल। अगर हम देखें कि पिछले साल भी हमें देखा मज़ीद रश कम हो गया, इस साल महंगाई की वजह से रश मज़ीद कम हो गया है। तो मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है? कफील अहमद वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि मंडी की क्या सूरत हाल है, मवेशी कितने हैं, कितने में मिल रहे हैं, और वहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनका आना जाना कैसा है। तो जी कफील बताइएगा हमें। कफील मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि इस वक्त रेट आसमानों पर है, जो लोग जानवर खरीदने जा रहे हैं बड़े परेशान होकर आ रहे हैं कि इस कीमत पे जानवर तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं लिए। फिर जो व्यापारी हैं वो लोगों से ये कह रहे हैं कि क्योंकि मंडी वाले इतने चार्जेस ले रहे हैं फी जानवर, उनको इतने सारी फीसें भरनी पड़ रही हैं, इतने परमिट्स लेने पड़ रहे हैं, चारे का रेट बढ़ गया है, पानी का हुसूल मुश्किल हो गया है, इतनी सारी मुश्किलात की वजह से उनके इनपुट्स बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए जानवर महंगा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए तलहा, ये तमाम जो बातें आपने कही, ये बातें किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त हैं, और यकीनन अभी जो नंबर्स मैंने लिए हैं, जो गुज़िश्ता साल इस वक्त के दौरान तकरीबन 10,000 ट्रक्स जो है वो इस मवेशी मंडी में उतर गए थे। ताहम कल रात तक के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 5,600 ट्रक्स जो हैं वो अब तक आए हैं, और जो आदाद शुमार जानवरों के हवाले से बताए गए हैं वो तकरीबन 1.5 लाख जानवर जो है वो अब तक यहाँ मवेशी मंडी में आ चुका है। ये कैंप है, इसमें ये तमाम जो नस्ल है पंजाब की है, लेकिन इसमें इसको सिंध में पाला गया है। तो ये जो प्राइस है जो इनके व्यापारी में बताते हैं वो ये था तकरीबन लाख रुपए, तकरीबन 1.25 लाख का लास्ट ईयर, लेकिन इस मरतबा जो रेट है ये तकरीबन 2.25 और 3 लाख रुपए।
और इसी तरह अगर थोड़ा सा मूव करते हुए इस तरफ आ जाए तो ये जानवर भी इसी कॉस्ट के अंदर हैं। तकरीबन ये तकरीबन 1.25 लाख का था, लेकिन इस मरतबा ये 1.25 और 2 लाख रुपए के ऊपर। सलीम साहब जो कि व्यापारी हैं, सलीम साहब इस मरतबा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? ख़रीदार है नहीं मार्केट के अंदर, पूरी मंडी में घूम चुका हूँ तकरीबन पौने घंटे से, लेकिन कोई ख़रीदार भी नहीं है। कितनी कॉस्ट बढ़ गई है इस वक्त यहाँ पर आपकी? असल में महंगाई की वजह से देखें ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई। अब जो पहले ट्राला लग रहा था हमारा 50,000 का, वो इस टाइम पे लग रहा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और इसके बाद ये देखें आप, चारा इतना महंगा हो गया है। भूसा पिछले साल 500 रुपये मन था, इस साल 1000 रुपये मन हो गया है। अच्छा, पिछले साल जो है इस गंदम जो थी हमारी वो 50-60 रुपये किलो मिल जाता था आटा, अभी 80 रुपये से ऊपर है, क्योंकि ये आटा खाते हैं। तो जब हर चीज़ महंगी हो गई है तो जानवर लाजमी बात है महंगा होगा। और ये जो कैंप है इसके प्राइस भी बढ़ गई हैं। पिछले साल तकरीबन ये 60-75 का था। वो तो हर साल खैर 5-10 हज़ार बढ़ जाता है, लेकिन इससे इतना असर नहीं पड़ता जितना असर जो है। आप क्या देख रहे हैं, खरीदार बिल्कुल नहीं है, या शाम के बाद है, या आखिरी दिनों में होगा? लोग तो असल में महंगाई की वजह से थोड़ा डरे हुए हैं, और फिर ये बरसात का भी मौसम था, रखने की परेशानी। इंशाल्लाह आखिरी टाइमों पे रश लगेगा। अभी हफ्ता इतवार है, इसमें इंशाल्लाह खरीदार आएंगे, लेकिन अभी तक ये है कि कुव्वत खरीद से बाहर है लोगों की। कुव्वत खरीद से बाहर है, ये आपने सुना, और यही सब तमाम सूरत हाल है। थोड़ा सा अगर आप ये लॉन्ग शॉट दिखा सकें मेरे कैमरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें आगाह किया। और इस तरह देखा जाता है कि जैसे जैसे जूं बकरीद करीब आती जाती है, वक्त करीब आता जाता है, थोड़े बहुत प्राइजेस में फ़र्क आता है, लेकिन वाकई इस पर देखा जाए तो मंडी में जानवर बहुत महंगा है, हर किसी की पहुंच से बाहर हो गया है। यकीनन बहुत बार हो गया। और मैं थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ वर्दा के ईद के दूसरे और तीसरे दिन निकलें, उनके पास पैसे कम होते हैं क्योंकि उस दिन मार्केट गिर जाती है, सस्ते में आपको जानवर मिल जाता है। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो प्राइसेस हैं देयर अनअफोर्डेबल। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, ईद भी करीब आ रही है, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जुम्मे के दिन आलिम के बोल का सेगमेंट करते हैं जो हमने रमज़ान से कंटिन्यू किया हुआ है। और इस सेगमेंट में हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस वक्त जो सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में हैं और बहुत सारे लोग आपसे पूछना चाहते हैं, इस महंगाई के दौर में मुफ्ती साहब बड़ा मुश्किल हो गया है कुर्बानी करना, और बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो एक जानवर बकरा खरीदने के लिए, दुम्बा खरीदने के लिए 15-20 हज़ार रुपये जमा करते थे। अब वो सोचते हैं कि यार इस साल तो मिलेगा भी नहीं, तो जमा करने का क्या फ़ायदा, क्या करें, किस तरह गुजारा करें। थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। ऐसे मुश्किल हालात में बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दिल तड़प रहा होता है कि मैं सुन्नत इब्राहिमी ज़रूर पूरी करूँ। रोशनी डालिएगा सर, उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे मौके पर जब तमाम ही आलम इस्लाम हज और कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ है, और हमारा पाकिस्तान जो है वो इस जिसमें है कि महंगाई इतनी हो गई और पेट्रोल यहाँ चला गया और जानवर महंगे हो गए। याद रखिए कि जिसके पास तौफीक होगी और जिसके पास इस्तिताअत होगी वही कुर्बानी करेगा और उसी पर लाजिम है, और वही हज पर जाएगा उसी पर लाजिम है। महंगाई एक आलमी इशू बनता जा रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाअहली से ये हमारे गले में पड़ गई है। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसे रास्ते निकाले कि हमारी आवाम इस महंगाई के अज़ाब से बच सके। ऐसे मौके पर मैं अपने लोगों को कहूँगा कि जिसने नियत की और इस्तिताअत नहीं पाई उसको सवाब मिल गया, और जिसके पास पैसे हैं उस पर करना लाजिम है, और जिसके पास पैसे नहीं उसने फिर भी कोशिश करके जो है वो कुर्बानी की, तो ज़रूर पूरे साल इसकी बरक़ात को समेटता रहेगा माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा महबूब अमल कोई नहीं है कि वो इन दिनों में मुसलमान उसकी राह में कुर्बानी करें। मुफ्ती आबिद साहब, मुफ्ती साहब कथा कलामी की माजरत, वक्त कम, मुकाबला सख्त, जुम्मे का मुबारक दिन है, आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे की मुनासबत से भी हमें कुछ कह दीजिए सर। जुमे के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, अल जुमअतु सय्यिदुल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह
वज़रुल बै। ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे के लिए निदा दी जाए तो अपने कारोबार को तर्क करके अल्लाह के जिक्र की तरफ तेजी के साथ जाओ, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है। ये जुमे का मुबारक दिन और जुमे की नमाज ये मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत कुबरा है, इसको हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसकी एक घड़ी ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन 80 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये जुमे की बहुत फजीलतें हैं, हमें इसकी फजीलतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें गुस्ल करना चाहिए, अपने नाखूनों को तराशना चाहिए, और तमाम उन सुन्नतों को जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, खुशबू लगा कर आओ, तो हमें जो है उन सुन्नतों को अपना कर मस्जिदों में जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आबिद मुबारक मौजूद थे, बड़ी तफसील से बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज से उन्होंने समझाया जुमे की अहमियत क्या, और जो लोग कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके दिल में जज्बा है, अगर मुश्किलात हैं तो भले वो कुर्बानी ना करें, अगर वो कर सकते हैं अफोर्ड तो ही उन पर कुर्बानी लाजिम है। इन्नमल अमाल बिन्नियात, हम लोग हज़ारों मदार नियतों पर है बेशक। और अब थोड़ा सा रुख कर लेते हैं कुछ सितारों की जानिब, सितारों से हेलो हाय कर लेते हैं। वैसे मुल्क के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, मईशत का पहिया बहुत बुरी तरीके से रुक चुका है और डॉलर की उड़ान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानते हैं कि कुछ क्या आवाम के लिए आगे आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अजीम हनीफ साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं सितारों के हालात क्या हैं। जी शेख साहब, बताइएगा कि पहले कुछ दिनों, चंद महीना पहले प्रेडिक्शंस हुई थी कि अगस्त से आगे आने वाला जो महीना होगा इस साल में, वो पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी का साल साबित होगा। तो आपको क्या कुछ ऐसे नज़र आते हैं सितारों के हालात कि अगस्त के आगे मईशत कुछ बेहतर की तरफ जाएगी? हाँ जी, अगर उसमें मेरी प्रेडिक्शन की जाए तो आपकी इलेक्शन आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है, आवाज़ समझ नहीं हमें शेख अजीम हनीफ साहब की। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करें और फिर बात करेंगे। वैसे तरह जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें एक जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शंस का नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है रोज़ ब रोज़, और जुलाई में हमारे लिए एक नया सरप्राइज़ भी खड़ा हुआ है। ये बात हम सब जानते हैं महंगाई का। सोल्यूशन एक ही है, सोल्यूशन एक ही है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान से निकलो, पाकिस्तानी बनो। सोल्यूशन एक ही है, सियासत बाद में, पाकिस्तान पहले। यहां पर देखा यही जा रहा है कि सियासत पहले है, पाकिस्तान बाद में है, विच इज़ वेरी सैड। अगर हमने अपनी समत दुरुस्त नहीं की, अगर हमने खुद अपनी चाय पैदा नहीं की वर्दा, तो हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। ये उसूल कर लेंगे हम चाय तब पिएंगे जब पाकिस्तानी चाय पाकिस्तान में पैदा होगी। सैडली हम फार्मर्स को वो सहूलतें नहीं दे रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे टी एसोसिएशन से, FPCCI के दिशान साहब, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हमें हुकूमत हाथ तो बढ़ाए, ऑफर तो दे, वेलकम तो करे कि आइए आपके लिए पॉलिसी बनाते हैं, आइए आपके लिए साजगार माहौल बनाते हैं। सैडली साजगार माहौल नहीं बनाया जाता। ईरान के ऊपर 3 दिहाइयों से पाबंदियां लगी हुई हैं। आज तेहरान में बनने वाली लस्सी प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर कराची तक स्मगल होकर आती है, उसको टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा। ईरानी तेल पूरे पाकिस्तान में स्मगल होगा, उसको टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, फिर बोलेंगे ओ जी हमारी मईशत खतरे में है। लेकिन तला बात तो वही आ गई ना कि सियासत पहले मुल्क बाद में। अभी भी तो यही हो रहा है, जब ये तमाम काम ईरान कर सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मसला ही यही है सारा कि हम चाहते नहीं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। सैडली हमारे यहाँ ड्यूरेशन देखा जाता है कि जी हमारी आगे आने वाली हुकूमत जो है 5 साल तक रहेगी। 5 साल का शॉर्ट टर्म पीरियड पे जाके अवाम को खुश करो ताकि अगली बार वोट मिल जाए, उसके आगे मुल्क का दिवालिया निकल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आगे आने वाले जो पॉलिटिशियन पार्टी होगी वो देखेगी, और फिर आके रोना यही शुरू हो जाता है कि भाई पिछली जो हुकूमत थी उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए ये हम इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। खैर, शेख अजीम हनीफ साहब वापस आ गए हैं। तो जी शेख साहब बताइएगा, अजीम साहब के जो सवाल किया था मैंने आपसे, क्या अगस्त के बाद हमारे मुल्क की मईशत कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी? आज प्रेडिक्शन से पहले मैं दे चुका हूँ, बेहतरी की तरफ तो नहीं कह सकते माजरत के साथ, लेकिन ये है कि मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शन के महीने हैं, वहाँ जाके काफी सारी चीजें बेटर होंगी, काफी सारी चीजें इलेक्शन की साइड पे जाएंगी, और कुछ रिलीफ चाइना की तरफ से आपको मिलने के चांसेस हैं, और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी आपको मिलने के चांसेस है। वहाँ से कुछ रिलीफ, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उसकी वजह से महंगाई का तूफान है, वो आपको एक चांसेस मिलने की
कोई सपोर्ट मिलने की, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। यानी कि चाइना फिर दोस्ती निभाएगा एक बार। अच्छा जी, ये बताइए अजीम साहब कि इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्शन होने के इम्कानात हैं, क्योंकि एक वाहिद यही सोल्यूशन बचा है मुल्क को बचाने के लिए। इलेक्शंस का साल है 2022 और यहाँ पे जाके अक्टूबर और नवंबर पे में इलेक्शन होने के 80% चांसेस 80% चांसेस है हुकूमत के इलेक्शन होने में नवंबर अक्टूबर में, यानी कि जी सही। यानी आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे फौरन से? मेरा ख्याल है उससे पहले इलेक्शन अनाउंस कर देगी ये गवर्नमेंट, अनाउंस इलेक्शन कर देंगे जी। तो अच्छा, आप बता रहे थे कि हमें चाइना की तरफ से काफी रिलीफ मिलेगा। अभी जुलाई में हम सब जानते हैं कि दोबारा से महंगाई का एक तूफान आने वाला है। चाइना ने अनाउंस भी किया हुआ है, कंसोर्शियम ने 2.3 बिलियन, आई थिंक 2 दिन से खबरें चल भी रही हैं, सब जानते हैं कि चाइना से पैसे आने, IMF से पैसे आने हैं। जब वो आएंगे तभी बेहतरी आएगी, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता। तो ये अजीम साहब बता रहे हैं कि शायद अगस्त के बाद आ सकते हैं। अगस्त के बाद? अजीम साहब आप ये कह रहे हैं अगस्त के बाद? जी अगस्त से पहले आपको मैंने बताया कि अगस्त से पहले ही आ जाएंगे। इस मंथ के एंड में ये जो जुलाई आ रहा है, सॉरी जुलाई के मिड के बाद से ये फेज जुलाई के मिड के बाद से आपको उससे पहले की चांसेस बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सऊदीया भी सपोर्ट कर सकता है और वहाँ से भी आपको ऑयल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सऊदीया से कह रहे हैं ना सपोर्ट मिल सकती है। चलें जी, अच्छी बात है अगर हमें सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा तो बहुत आवाम के लिए रिलीफ हो। अच्छा जी, ये बताएं कि आजकल कुछ आने वाले 6 माह किस सितारे के लिए बहुत मुश्किल हैं? अच्छा, आने वाले जो है वो खासतौर पे गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे हैं वो हम देखते हैं लियो से, पाकिस्तान लियो है बायनेटल चार्ट। एक तो लियो को थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और दूसरा ये है कि कैंसर साइन है, उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल कंसर्न रहेंगे। और तीसरा आपके जो जेमिनाइज हैं, जेमिनाइज को थोड़ी सी पार्टनरशिप्स में और इन चीजों में प्रॉब्लम रहेंगी। इन 2-3 जो जॉडिक साइंस हैं इनको खासा ख्याल करने की कोशिश करनी चाहिए। सही है कि आगे आने वाले कुछ महीने जो हैं वो कैंसेरियंस के लिए, लियो के लिए और जेमिनाई के लिए थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े टफ है, उनको बहुत एहतियात करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही है हनीफ साहब? हाँ, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजीम हनीफ हमारे से। उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान का ज़ोडिक साइन जो है वो लियो बनता है और थोड़े से मुश्किल दौर है और मुश्किलात का सामना हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी का वक्त साबित हो। राइट, इसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर हमें जरूर दीजिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मंडे को आपसे मुलाकात होगी, और मंडे बड़ा दिन इसलिए भी है कि मंडे को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज होगा, वोटिंग का दिन होगा और ये वीकेंड सियासी गहमा गहमी सिंध के काफ़ी अजला में ज़ोरों शोर से जारी रहेगी। तकरीबन 7 लाख के करीब लोग अपना हक राय दही की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरेगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो, हुजूम से एक नेशन बने और अपने मसाइल का हल करे, जो खाता है वो पैदा भी करे, हाथ फैलाना बंद करे और देने वाला हाथ बने। इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेंगे, फिर मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी वीकेंड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।